गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे श्वसन तंत्र के ऊपर। किस प्रकार से हम लोग सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, यानी कि ब्रीदिंग के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान हम जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं किस प्रकार से, और जो हमारे बॉडी में, शरीर में जो CO2 बनता है उस CO2 को हम कैसे बाहर निकालते हैं। इसके लिए हमने बात की थी कि श्वसन जो तंत्र है उसमें विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। हमने बात की कि जो नासा है यानी कि नोज, नाक, वहां से हम वातावरण की जो हवा है, वायु है, प्राण वायु है, ऑक्सीजन है ना, उनको हम ग्रहण करते हैं और फाइनली उस हवा को, वायु को, है ना, फेफड़ों में डाल दिया जाता है। और फेफड़ों में भी जो मेन और इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है कूपिकाएं यानी कि एल्वोलाई। कूपिका और या एल्वोलाई की अगर बात करें तो हमने बात की थी दोस्तों कि इसके अंदर वही जो मेन जो काम है वो होता है, यानी कि ऑक्सीजन को लेकर के और CO2 को इसमें चेंज कर दिया जाता है। यानी कि श्वसन के दौरान हम जो गैस ग्रहण करते हैं यानी कि ऑक्सीजन, इसको अपन क्या कहते हैं? प्राणवायु। प्राणवायु, इस प्राणवायु को लेकर के इसको कूपिकाओं में छोड़ दिया जाता है। बदले में कूपिकाओं के अंदर पहले से मौजूद होती है CO2, उस CO2 को हम बाहर निकाल देते हैं। ये तो था, हमने बात की थी बाह्य श्वसन, जिसमें वातावरण की जो वायु है उसको फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। फिर हमने बात की आंतरिक श्वसन, जिसमें क्या होता है दोस्तों? जिसमें जो कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन है, ये अब ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से, ध्यान रखना दोस्तों, ये अब आपकी कहां जाती है? कोशिकाओं में यानी कि सेल्स में। और वहां जाकर के जो कार्बनिक पदार्थ यानी कि ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और तोड़ करके दोस्तों ऊर्जा बनाई जाती है। और इस दौरान जो उत्पाद बनता है वो बनता है साथ में CO2, और इस CO2 को कूपिकाओं में डाल करके और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों श्वसन प्रक्रिया में हमने देखा कि श्वसन जो है वो दो लेवल का होता है, एक तो बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। क्लियर? फिर हमने बात की थी दोस्तों कि जो श्वसन है ना, श्वसन जो है कितने प्रकार का होता है? श्वसन हमने देखा दोस्तों आपके दो प्रकार से किया जाता है, यानी कि एक इनहलेशन यानी कि सांस का अंदर लेना और बाहर निकालना यानी कि एक्सहेलेशन यानी कि निःश्वसन। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें हम सांस को अंदर लेते हैं उसको अंतः श्वसन कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं और इनहलेशन कहते हैं। जिसमें हमने बात की थी दोस्तों कि जो पसलियां हैं, पसलियों के बीच में जो मसल्स होती है ना, कौन सी मसल दोस्तों? वो हमने बात की थी इंटरकोस्टल मसल्स, राइट? हाँ, अंतरापरशुक पेशियां। पर हमने बात की थी दोस्तों कि ये दो प्रकार की होती है, बाह्य अंतरापरशुक और आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। उसके साथ साथ में जो डायफ्राम है ना, मध्यपट, तो इस डायफ्राम की भी पेशियों में संकुचन होता है। तो कुल मिलाकर के कि जो बाह्य अंतरापरशुक पेशियां और डायफ्राम, जब इनमें संकुचन होता है, जिससे क्या होता है कि ये पसलियों वाला जो भाग है ना, वक्ष, थोरेसिक बकेट जिसको कहते हैं, ये थोड़ा ऊपर की ओर से फूल जाता है। और जैसे ही दोस्तों ये खुलता है, खुलते ही क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। और हमने बात की भी है कि जैसे ही आयतन बढ़ता है जो वायु दाब है वो कम हो जाता है। और आप लोग फिजिक्स पढ़ते ही हो, है ना, उसमें पता है कि वायु अपने अधिक दाब से कम दाब की ओर फ्लो करती है। तो ठीक वही काम यहां होता है कि वातावरण में ऑक्सीजन का दाब क्या था? ज्यादा, और अंदर क्या था? कम। तो वातावरण की जो वायु है यानी कि ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दोस्तों हमारे शरीर में पहुंच जाती है। क्लियर? उसके बाद में हमने बात की
बाह्य श्वसन यानी कि निःश्वसन एक्सहेलेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अंदर ये जो पसलियां हैं, है ना, पसलियों की जो मसल्स है, कौन सी, इंटरनल एक्स्ट्रा कोस्टल मसल यानी कि आंतरिक अंतरापरसुक पेशियां, वो और डायफ्राम की जो पेशियां हैं वापस से स्थिर होती है। स्थिर का मतलब है नॉर्मल अवस्था में आती है, और ये वापस जब नॉर्मल अवस्था में आती है तो ये जो है वक्ष का जो आयतन है वापस से कम हो जाता है, वापस से कम हो जाता है, जिससे क्या होगा, आयतन में कमी। और जैसे ही आयतन में कमी होती है दोस्तों, अंदर वायुदाब क्या हो जाता है, वायुदाब बढ़ जाता है। तो ये बहुत टेक्निकली बहुत इजी टॉपिक है, बहुत शानदार है। आयतन में कमी, वायुदाब बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो फेफड़ों के अंदर जो CO2 थी वो बाहर निकाल दी जाती है। क्यों? क्योंकि CO2 का अंदर जो दाब है, प्रेशर है, वो ज्यादा होता है वो निस्बत की बाहर। क्लियर? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं आपके निःश्वसन या एक्सहेलेशन भी इसको कहते हैं। क्लियर? उसके बाद दोस्तों हमने पसलियों की जो पोजीशन थी, ये हमने ट्रिक के हिसाब से बात किया था कि भी आयतन का वायुदाब का रिलेशन क्या होता है। देन हमने देखा, आज अब जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं श्वसन से संबंधित, है ना। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं श्वसन से संबंधित आयतन। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? आज हम ले रहे हैं श्वसन, श्वसन से संबंधित आयतन। तो नेक्स्ट जो हमारा आज का जो टॉपिक है, श्वसन से संबंधित आयतन यानी कि वॉल्यूम रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों ध्यान रखना, हम जो सामान्य प्रकार की जो सांस लेते हैं, सांस ली, सांस को छोड़ दी, यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो एक सामान्य जो हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, एक नॉर्मल जो प्रक्रिया है, उसको कहते हैं दोस्तों आपके ज्वारीय। क्या कहते हैं? ज्वारीय, ज्वारीय आयतन। क्या कहते हैं दोस्तों? ज्वारीय आयतन। और ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। तो दोस्तों सामान्य प्रकार की जो ब्रीदिंग है, जो एक नॉर्मल स्वस्थ इंसान करता है, सांस को लेना और छोड़ना, जैसा कि अभी आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, है ना। समझ गए बात को? तो कुल मिलाकर के सामान्य प्रकार का जो श्वसन है दोस्तों, उसको ज्वारीय आयतन या टीवी कहते हैं। तो उसको आप ट्रिक से याद कर लो कि टीवी सामान्यतः सभी देखते हैं, है ना। तो टीवी एक सामान्य जो श्वसन की जो प्रक्रिया है, उसको टीवी कहते हैं, की टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम, राइट। तो इसका जो मान है, इसका जो इसका जो मान है, ये एक स्वस्थ व्यक्ति में 6000 से 8000 तक का हो सकता है। और एक एग्जैक्ट जो लगभग वैल्यू निकाले तो वो वैल्यू होती है दोस्तों इसकी 500 ml। कितनी होती है दोस्तों? लगभग 500 ml होती है। तो ज्वारीय आयतन किसको कहते हैं? ज्वारीय आयतन कहते हैं सामान्य श्वसन को, सामान्य अंतःश्वसन, अंतःश्वसन तथा निःश्वसन, निःश्वसन की क्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? सामान्य अंतःश्वसन और निःश्वसन की प्रक्रिया को कहते हैं। क्लियर? चलो अब दूसरी बात करते हैं IRV। IRV क्या है दोस्तों? यह है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहते हैं? निःश्वसन सुरक्षित आयतन। क्या कहते हैं? निःश्वसन, क्या कहते हैं? निःश्वसन अंतःश्वसन, सॉरी, है ना, इंस्पायरेटरी ना, अंतःश्वसन, अंतःश्वसन आरक्षित, आरक्षित कह सकते हो या सुरक्षित कह सकते हो आयतन, आयतन। अब देखिए दोस्तों ये क्या है? देखिए दोस्तों, सामान्य जो हम सांस ले रहे हैं, जैसे आप देखो मेरे को, नॉर्मल हम जब ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, अब मैं फोर्सली और कितनी ज्यादा अंदर ले रहा हूं,
समझ रहे हो बात को? यानी कि सामान्य श्वसन के दौरान हम कितने बलपूर्वक सांस को और अंदर खींच सकते हैं। जैसे कि यानी कि जितनी, देखो जिससे लेने से चेस्ट कंप्लीटली फूल जाती है ना, तो जितनी ज्यादा हम एयर को फोर्सली बलपूर्वक अंदर ले सकते हैं तो उसको कहते हैं दोस्तों अंतः श्वसन सुरक्षित या आरक्षित आयतन, यानी कि IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि सामान्य श्वसन के साथ साथ बलपूर्वक ली गई वायु। तो शॉर्ट में बात करें, एकदम शॉर्टकट में, कि सामान्य जो भी श्वसन चल रहा है, और सामान्य श्वसन का मतलब क्या है दोस्तों? सामान्य श्वसन का मतलब है आपकी टीवी, राइट। तो सामान्य श्वसन के साथ साथ हम जो बलपूर्वक क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम जो बलपूर्वक जो सांस ले रहे हैं उसको कहते हैं IRV। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट, वो है आपके ERV। नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों? नेक्स्ट है आपके ERV, और ये क्या होता है? निःश्वसन। ये क्या होता है? निःश्वसन आरक्षित आयतन। क्या होता है? निःश्वसन आरक्षित आयतन, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिए इसकी थोड़ी सी विपरीत प्रक्रिया है कि बलपूर्वक हम कितनी सांस बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं और जो एयर बाहर निकाली है ना नाक के थ्रू, उसको कहते हैं दोस्तों एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि निःश्वसन आरक्षित या सुरक्षित आयतन। ठीक है, तो बात करें सामान्य श्वसन के साथ साथ या दौरान, है ना, इसमें साथ साथ बात कर ली तो यहां दौरान कर लेते हैं। सामान्य श्वसन के दौरान बलपूर्वक त्यागी गई वायु क्या कहते हैं दोस्तों? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपके निःश्वसन आरक्षित या सुरक्षित आयतन कहते हैं। ठीक है, अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट, अगर अपन देखें वो है आपके RV। क्या है दोस्तों? वो है आपके RV होता है आपके अपशिष्ट आयतन। क्या होता है दोस्तों? अपशिष्ट आयतन। अब ये क्या है? देखिए क्या दोस्तों, हम कंप्लीट सांस को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं क्या? नहीं ना। कहने का मतलब है कि निःश्वसन के दौरान हम जितनी हवा को बाहर निकाल दें बलपूर्वक, उसके बावजूद भी कुछ हवा हमारे बॉडी में रहती है, हमारे फेफड़ों में रहती है। समझ रहे हो? तो बलपूर्वक जितनी हम वायु को त्याग सकते हैं, उसके बावजूद भी कुछ हवा, है ना, एयर हमारी बॉडी में रहती है, उसको अपशिष्ट आयतन या रिड्यूसियल वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर? चलो तो बात करें बलपूर्वक त्यागी गई वायु या सांस, है ना, वायु के बाद शेष बची फेफड़ों में ना, बलपूर्वक त्यागी गई वायु के बाद फेफड़ों में शेष बची वायु का आयतन। बात समझ में आई क्या दोस्तों? कि जब हम, जैसे कि आपने देखा है कि मैंने कंप्लीट एयर निकाल दी ना, तो निकालने के बाद में भी कुछ एयर जो है वो हमारे चेस्ट में है, उस हवा को, उस वायु को, उसके आयतन को क्या कहते हैं? अपशिष्ट आयतन, यानी कि रिड्यूसियल वॉल्यूम। तो आपसे दोस्तों सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि श्वसन से संबंधित जो आयतन है वो बताइए, या श्वसन से संबंधित आयतन पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए दोस्तों? श्वसन से संबंधित आयतन पर टिप्पणी लिखिए।
और या आपको इसको छोटे छोटे फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है कि ज्वारीय आयतन क्या है, राइट। उसके बाद में अंतः शोषण सुरक्षित या आरक्षित आयतन क्या है, अपशिष्ट आयतन क्या है। तो इसको लेकर के आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक नंबर के। क्लियर। तो ये तो था आपके श्वसन से संबंधित आयतन के बारे में। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट, श्वसन से संबंधित क्षमताएं, है ना, यानी कि हमारे फेफड़ों में क्या कितनी कैपेसिटी होती है, उन क्षमताओं के ऊपर बात करें दोस्तों। तो देखिए क्षमताओं में देखें कि सबसे पहले अगर बात करें तो वो है आपके आईसी। क्या है दोस्तों? आईसी, यानी कि अंतः श्वसन क्षमता। क्या है दोस्तों? अंतः श्वसन क्षमता। अंतः श्वसन क्षमता। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की थी टीवी, है ना। हमने अभी ट्रिक से क्या बात करी कि सामान्यतः सभी टीवी देखते हैं, है ना। तो टीवी का मतलब क्या है? टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम क्या है? एक सामान्य ब्रीदिंग, सांस को लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, दैट्स ऑल। तो दोस्तों यहां बात आती है उसकी कैपेसिटी क्या है। तो उसका कैपेसिटी का अगर मेजरमेंट करना है दोस्तों, तो कैपेसिटी के मेजरमेंट करने के लिए ध्यान रखना इसमें होता है कि जो भी हम टीवी देख रहे हैं ना, टीवी देखने का मींस कि जो भी टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल जो वॉल्यूम है उसमें हम बलपूर्वक कितनी और खींच सकते हैं। यानी कि नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, हम कितनी ज्यादा अंदर ले सकते हैं एयर को, वो जो कैपेसिटी है लास्ट दोस्तों, वो कहलाती है आपकी टीवी प्लस आईआरवी। क्लियर। तो दोस्तों देखो, मैंने आपके सामने ट्रिक के रूप में एक शॉर्ट फॉर्म में आपसे बात की है, समीकरण के रूप में। इसको आपको सीधा सीधा याद ही करना है और इसी को आपको लैंग्वेज में लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतः शोषण क्षमता के ऊपर टिप्पणी लिखिए या किसे कहते हैं, तो अपने क्या लिखेंगे कि सामान्य, है ना, ज्वारीय आयतन के साथ साथ में अगर अंतः शोषण आरक्षित आयतन को जोड़ दिया जाए तो वो फेफड़ों की, फुफ्फुस की क्या कहलाती है? अंतः शोषण क्षमता, यानी कि आईसी। बात समझ में आई क्या दोस्तों? आई। चलो ठीक है, अब बात करते हैं ईसी। ईसी क्या है? वही सेम जो भी हमने आईसी में पढ़ा था, वो है आपके निह शोषण क्षमता। अब परिभाषा सेम है बट थोड़ी सी चेंज है। क्या है कि सामान्य शोषण के दौरान हम कितनी बलपूर्वक हवा को बाहर निकाल रहे हैं, उन दोनों को जोड़ दो। समझ रहे हो? तो जब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी कि टीवी प्लस ईआरवी, इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है दोस्तों, तब वो हमारी बनती है ईसी, यानी कि निह शोषण क्षमता। क्या बनती है? निह शोषण क्षमता। तो अपने क्या लिखेंगे कि ज्वारीय आयतन के साथ साथ में अगर हम निह शोषण आरक्षित आयतन का मान जोड़ देते हैं, तब वो जो वैल्यू आती है वो आती है आपके ईसी। क्या आती है दोस्तों? ईसी। आगे बात करें एफआरसी, फंक्शनल रिड्यूसिबल वॉल्यूम, यानी कि क्रियात्मक अपशिष्ट आयतन। इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है कि हम बलपूर्वक कितनी हवा को बाहर त्याग रहे हैं और शेष कितनी रह जाती है, उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तब आपकी एफआरसी आ जाती है। क्या आ जाती है? एफआरसी आ जाती है, यानी कि फंक्शनल रिड्यूसिबल कैपेसिटी जो है वो आ जाती है। इसमें क्या है? बलपूर्वक जो हमने हवा को बाहर निकाला है, उसके बावजूद भी कुछ जो हवा है, एयर है, वो हमारी बॉडी में रह जाता है। किसके रूप में? रिड्यूसिबल वॉल्यूम के रूप में, है ना, यानी कि अपशिष्ट आयतन के रूप में। जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तब आपके ये इसका वैल्यू आ जाता है। अब देखिए, अब है आपके वाइटल कैपेसिटी, यानी कि जैव क्षमता या जैविक क्षमता भी कह सकते हो, जैव क्षमता। यानी कि अपने जो फुफ्फुस है, फुफ्फुस की ऑलओवर कैपेसिटी क्या है? तो कैपेसिटी एकदम सिंपल है कि आपने बलपूर्वक कितना अंदर लिया या बलपूर्वक कितना बाहर निकाल सकते हो, और उसके बावजूद आपकी शेष कितनी रह जाती है, उनको जोड़ दो, वो आपकी आ जाती है वाइटल कैपेसिटी। मतलब आईआरवी, ईआरवी और आरवी। अंतः श्वसन आरक्षित सुरक्षित आयतन, बाह्य श्वसन सुरक्षित आयतन और अपशिष्ट आयतन।
जब तीनों वैल्यू को जोड़ दिया जाता है तीनों को, तब आपकी जैव क्षमता आ जाती है, या जैविक क्षमता भी कह सकते हो, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं इसको, यानी कि वीसी। उसके बाद में दोस्तों है आपके टीएलसी। अब क्या है दोस्तों आपके टीएलसी, कुल फुफ्फुस क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी। ये क्या है, कुल फुफ्फुस क्षमता। क्या है दोस्तों, कुल फुफ्फुस क्षमता। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे सीधा सीधा टीआरबी के पास बारे में पूछा जाए कि कुल फुफ्फुस क्षमता किसे कहते हैं, या टीएलसी, सॉरी है ना, टीएलसी। टीएलसी किसको कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। तो अपने फेफड़ों की कुल कैपेसिटी कितनी है, उस कैपेसिटी के ऊपर बात करें तो वो हो जाती है आपके वीसी प्लस आरवी। क्या हो जाती है, वीसी प्लस आरवी। अब बात आती है वीसी क्या है, तो जस्ट अभी हमने बात की है कि वीसी क्या है, आईआरवी ईआरवी प्लस आरवी। तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। समझ गए हो। तो इनमें अगर ये है ना, इनको अगर पूरा जोड़ दिया जाए, इसको कंप्लीट जोड़ दिया जाए, तो आपके क्या बन जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी। समझ रहे दोस्तों। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि जो वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी में आप आईआरवी ईआरवी को अगर अपन जोड़ करके फाइनल इसको जोड़ दिया जाए, तो वो आपकी जो वॉल्यूम कैपेसिटी बनती है, उस कैपेसिटी को कहते हैं दोस्तों आपके क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपके टोटल लंग कैपेसिटी। क्या कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी, राइट। तो देखिए, आईसी अंतःशोषण क्षमता, ईसी नियत शोषण क्षमता, एफआरसी फंक्शनल अपशिष्ट क्षमता, और वीसी यानी कि जैव क्षमता जो है आईआरवी ईआरवी, और सॉरी ये आपकी होता है टीवी, ये होता है यहां आपके टीवी, टीवी टाइटल फुल, राइट। तो ये होती है आपके जैव क्षमता। उसके बाद में बात करें फुफ्फुस की कुल क्षमता जो है, वो होती है आपके आईआरवी ईआरवी प्लस टीवी टीवी और आपके आरवी। इन सब मान को जब जोड़ दिया जाता है तो आपकी क्या बन जाती है, तो आपकी बन जाती है दोस्तों टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है क्षमता और आयतन, ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों बहुत सिंपल है, इसमें आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फुफ्फुस जो क्षमता है वो बताइए कुल। उसके अलावा आपके इनके फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि भाई टीवी का क्या फुल फॉर्म है, ईआरवी क्या है, आईआरवी क्या है। तो ऐसे करके जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर। चलो अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों गैसों का विनिमय। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं गैसों का विनिमय, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस। किस प्रकार से गैसों का जो है वो विनिमय होता है। क्या होता है दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे की जाती है। थोड़ा गौर से देखना दोस्तों। देखिए, हमने स्टार्टिंग में बात की कि शोषण दो चरणों में पूरा होता है, आपके अंतःशोषण और निःशोषण, यानी कि इनहलेशन और एक्सहलेशन। अंतःशोषण जो है उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा रही है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है। ऑक्सीजन अंदर क्यों जाती है दोस्तों, कारण कि ऑक्सीजन का बाहर का जो वायुदाब है वो फेफड़ों की तुलना में ज्यादा है। बात समझ में आ रही है कि होता क्या है कि ऑक्सीजन का जो वैल्यू है ना, उसका जो दाब है वो बाहर होता है ज्यादा, जबकि कुपिकाओं में क्या होता है, कम। और यही कारण है कि जो हवा है वो हमारे फेफड़ों में यानी कि कुपिकाओं में पहुंच जाती है। क्लियर। तो देखिए, कुपिकाओं के अंदर कितना प्रेशर है, अभी कुपिकाओं के अंदर है दोस्तों आपके 104 mm ऑफ HC। क्लियर। कहां, ये आपके कुपिकाओं के अंदर बात कर रहे हैं। अब यहां से जो ऑक्सीजन है दोस्तों वो कहां जाती है, वो जाती है हमारे फुफ्फुस सिरा। दोस्तों ध्यान रखना,
फुफ्फुस सिरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप डिटेल से और देखोगे। अभी आप इतना समझे कि एकमात्र एक ऐसी सिरा है ना, एकमात्र ऐसी सिरा है दोस्तों जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो दोस्तों इस टॉपिक को आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है और उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से इसको देखा होगा, है ना, कि सिराएं के क्या लक्षण हैं, धमनियों के क्या लक्षण हैं, है ना। तो आपने देखा होगा वहां पर कि सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है ना, और धमनियों में शुद्ध। जबकि एकमात्र अपवाद है कि जो फुफ्फुस सिरा है इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन, है ना, राइट। इस पल्मोनरी वेन में आपके ऑक्सीजनित यानी कि जो शुद्ध रक्त जो है वो बहता है। खैर अपन वापस टॉपिक पर आते हैं कि वातावरण की जो ऑक्सीजन है उसका जो दाब कुपिकाओं में कम था, इसलिए ये अंदर आई। अब कुपिकाओं की तुलना में जो हमारी कोशिकाएं हैं, है ना, कोशिकाओं में इसका दाब देखिए दोस्तों और कम है। कितना है? 95 mmHg। तो बॉडी के यानी कि मैसेज से बाहर कितना था? 114 यानी कि 114 के आसपास। उसके बाद में कुपिकाओं में 104 था। तो वातावरण की जो वायु है वो अंदर आ जाती है। सिमिलर सेम यही, अब कुपिकाओं में प्रेशर ज्यादा है जबकि अंदर कम। तो ये कुपिकाओं से जो ऑक्सीजन है रक्त के माध्यम से, और ध्यान रखना दोस्तों इसमें हमारा जो हृदय है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो रक्त के माध्यम से ये सिस्टमैटिक धमनी के द्वारा ये हमारी कोशिकाओं में, है ना, ये हमारी ऊतकों में पहुंच जाती है। ऊतक कह दीजिए या सेल्स कह दीजिए, वहां तक पहुंच जाती है। सेम एज ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में जब ये ऑक्सीजन जाती है, ग्लूकोज को तोड़ती है, ऊर्जा बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करती है। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना यहां कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है। कितनी हो जाती है? ज्यादा, है ना, लगभग मान लीजिए 45 mmHg हो जाती है। जबकि कुपिकाओं में, है ना, कुपिकाओं में इसका मान देखो कितना है दोस्तों? 40 mm। तो अभी हमने पढ़ा है कि वायु जो है अपने अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर गति करती है। तो यही कारण है दोस्तों कि शरीर से, है ना, कोशिकाओं से निकल करके ये जो CO2 है वो रक्त के माध्यम से, और दोस्तों फिर से सुनना गौर से, वो होती है आपके फुफ्फुस धमनी। इस फुफ्फुस धमनी एक मात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त, कौन सा दोस्तों? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध जो रक्त है वो फ्लो करता है। डिटेल से हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप इतना देखें कि ये जो अशुद्ध जो रक्त है वो हमारे हृदय में जाता है। हृदय से निकल करके एक पाइप है, उस पाइप को कहते हैं फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, के माध्यम से हमारे फेफड़ों में यानी कुपिकाओं में डाल दिया जाता है। और कुपिकाओं से अब इस CO2 को वापस बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। बात समझ में आई क्या? तो रिपीट कर रहा हूं कि जो ऑक्सीजन है, इधर देखिए, ऑक्सीजन जो है मैं यहां से वापस से बता रहा हूं, वातावरण से कहां गई? हमारे फेफड़ों में, फेफड़ों से कहां गई? हमारी सेल्स में, है ना। ये इनका फ्लो रहता है ज्यादा से कम की ओर। ठीक इसी तरीके से कोशिकाओं से जो CO2 बनी, है ना, कोशिकाओं में जो CO2 बनी वो इस माध्यम से गई हमारे फेफड़ों में, और फेफड़ों से शरीर से बाहर इसको निकाल दिया जाता है। तो ये जो फ्लो है हमारी बॉडी में, रक्त का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इस रक्त को हम नेक्स्ट चैप्टर में आप अच्छे से देखोगे। तो फिलहाल अगर हम बात करें कि जो गैसों का जो विनिमय है वो इस तरीके से हमारी बॉडी में लगातार चलता रहता है। क्लियर? तो इसी के अंदर आपके छोटे छोटे 2 पॉइंट है कि भी ऑक्सीजन का फ्लो कैसे होता है और CO2 का फ्लो कैसे होता है। तो इसमें हम बात करेंगे एक तो ऑक्सीजन का परिवहन, और एक होता है दोस्तों आपके CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन, CO2 का परिवहन।
तो ये जो दो टॉपिक है उसमें अपन और आगे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट अपन बात करें O2 का, ऑक्सीजन का परिवहन। दोस्तों जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में, है ना, ब्लड में डाल दिया जाता है और से ब्लड में एक श्वसन वर्णक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, हमारी बॉडी में एक श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक क्या नाम है दोस्तों? क्या नाम है? हाँ, वेरी गुड, हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। तो इस हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है। क्लियर? तो श्वसन वर्णक कौन है? हीमोग्लोबिन। चलो हीमोग्लोबिन के ऊपर बात करते हैं। हीमोग्लोबिन दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन है ये आपके दो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक ये बनता है आपके हिम और ये बनता है ग्लोबिन नामक प्रोटीन से, राइट। हिम जो है दोस्तों, ध्यान रखना, ये होता है आपका आयरन। क्या होता है? आयरन। और यहां एक आपको नीट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि यहां आयरन किस अवस्था में होता है? यहां दोस्तों आयरन आपके +2 अवस्था में होता है। क्लियर? चलो, तो ये तो होगी दोस्तों आपकी हीमोग्लोबिन के बारे में बात। अब और अपन इंपॉर्टेंट देखें कि यहां अपने टॉपिक में इसका क्या काम है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे रक्त में पाया जाता है और इसकी वजह से हमारा रक्त का रंग लाल होता है। एक बात तो ये। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो सुनो कि हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन ना, एक हीमोग्लोबिन का जो कण है, एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं को अपने साथ बांधता है। अब देखिए, सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, अपने साथ बांधता है यानी कि 1 हीमोग्लोबिन बाइंड विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये अपने साथ, है ना, कितनों को दोस्तों? 4 जो अणु हैं, 4 अणुओं को अपने साथ बांधता है। और या यूं शॉर्ट में बात करूं तो बंद बनाता है, बांधता है या बंद बनाता है। और इसको एकदम शॉर्ट अपन समीकरण के रूप में देखें, 1 हीमोग्लोबिन फ्यूज विद 4 ऑक्सीजन एटम। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर लें। क्या चीज? कि हीमोग्लोबिन का एक जो अणु है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं को अपने अंदर जोड़ लेता है और पूरी बॉडी में पहुंचाता है। और जैसे ही इसको अपने बांधता है, जोड़ लेता है, तब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अब देखिए, जो हीमोग्लोबिन है ये बड़ा ही मतलबी होता है। क्या होता है? बड़ा ही मतलबी होता है, या यूं कहूं कि ये हर एक के साथ में अपनी दोस्ती जो है वो रखता है। कैसे? आइए देखते हैं। इसमें जैसे हमने बात की थी किस प्रकार से ऑक्सीजन अंदर जाता है और बाहर जाता है ना। जैसे अभी जो हमने बात की है कि जो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर के कुपिकाओं के माध्यम से पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से जो वायु है वो अंदर आती है, अंदर आकर के और जो हमारा रक्त है, रक्त में ऑक्सीजन को डाल दिया जाता है। ऐसा क्या विशेषता होती है कुपिकाओं में? तो कुपिकाओं की जो ये उपकला है ना, इनकी लेयर, इन लेयर जो होती है वो आपके इस तरीके से पारगम्य होती है कि जो ऑक्सीजन वगैरह गैस है वो आराम से अंदर की ओर टर्न कर जाती है। क्लियर? चलो देखें आगे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, ये बात तो सही है, समझ में आ गई। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में भी बॉन्ड बनाता है। और एक चीज और बता दूं आपको दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि अगर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन की थोड़ी सी भी मात्रा कम ज्यादा दिखती है ना, तो ये सीधा CO2 या ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में बॉन्ड बना लेता है। बात समझ रहे हो कि जब ये हीमोग्लोबिन इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाता है तो बेचारा ऑक्सीजन क्या रह गया?
फ्री रह जाता है। ऐसी कंडीशन में ये ऑक्सीजन को फ्लो नहीं करवा पाता। और यहाँ यूं कहूं कि कुछ मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इसके साथ बाइंड होकर के और हमारी बॉडी में रोटेट होता है। और अगर हम यहाँ ऑक्सीजन को लेकर के हीमोग्लोबिन के साथ में अगर एक वक्र का बनाए फॉर्मेशन करें तो आपको इस तरीके का वक्र आपको दिखाई देगा। और दोस्तों ध्यान रखना, इस वक्र को कहते हैं आपकी सिग्मोइड वक्र, सिग्मोइड वक्र या ग्राफ कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जो वियोजन जो वक्र है ना, तो वो वियोजन वक्र कैसा होता है, वो आपसे कई बार पूछा गया है। तो वो होता है दोस्तों आपके सिग्मोइड टाइप का, और या इसको आप एस शेप का भी कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट बात करें कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का भी एकदम सिंपल है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कार्ब एमिनो डाइऑक्साइड के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है। और या यूं कहूं कि ये कार्बोनेट आयन के रूप में है ना, HCO3 के रूप में, आयन के रूप में क्या है कि बॉडी से बाहर निकलता है। या फिर अगर बात करें तो ये कार्ब एमिनो ग्लोबुलिन या कार्ब ऑक्सी ग्लोबिन के रूप में है ना, ये बाइंड होकर के और बॉडी के अंदर इसका फ्लो किया जाता है। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो इतना दिमाग में रखें कि जो कार्बोनेट जो आयन है उस कार्बोनेट आयन के रूप में इसका फ्लो किया जाता है। तो अगर 100 ml ब्लड में बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना, इसके द्वारा 100 ml ब्लड के अंदर जो 5 जो मिली है ना, वो आपके ऑक्सीजन को फ्लो किया जाता है और लगभग 4 जो मिली है ना मिली, वो आपके CO2 का परिवहन बॉडी में किया जाता है। क्लियर? चलो, तो दोस्तों एक बहुत सिंपल से टॉपिक है कि गैसों का जो विनिमय है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो आप ज्यादा इसमें पैनिक ना होकर के इतना ध्यान रखें कि ऑक्सीजन और CO2 इन दोनों को रक्त के माध्यम से ही पूरी बॉडी में रोटेट किया जाता है। क्लियर? कंप्लीट जो ऑक्सीजन है ना तो बॉडी से बाहर अंदर ली जाती है और ना ही कंप्लीट CO2 को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये रक्त में घुलित अवस्था के अंदर बॉडी में उपयुक्त कंसंट्रेशन जो है उसमें ये मेंटेन रहते हैं। क्लियर? चलो, अब दोस्तों आपके जो इस चैप्टर का जो आखिरी जो पॉइंट है, श्वसन संबंधित विकार। श्वसन संबंधी विकार। तो दोस्तों इसमें अगर बात करें तो काफी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपके दमा, मेन बीमारी की अगर बात करें तो फर्स्ट अगर अपन बात करें दमा है ना, इसको अस्थमा कहते हैं। तो ये दोस्तों ध्यान रखना कि कुछ ऐसे पेशेंट्स या व्यक्ति होते हैं जिनको किसी ना किसी चीज से जो सांसों जो ट्रैक है उसमें उसकी एलर्जी होती है ना, तो सांसें फूलने लग जाती है ऐसे और ऐसे व्यक्ति को उसका जो स्प्रे है वो स्प्रे के रूप में उसको ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो बीमारी है उसका नाम है आपके एम्फीसीमा या साइमा कहते हैं। इसमें दोस्तों ध्यान रखना, जो श्वसन जो नली है, श्वसन नली में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से स्वेलिंग आप कह सकते हो वो बीमारी आ जाती है। तो ऐसी बीमारी को एम्फाइसीमा या एम्फीसीमा भी बोलते हैं। तो आप जो आपको इजी प्रोनाउंसिएशन हो तो एम्फाइसीमा जो है वो इसको कहते हैं। क्लियर? उसके बाद में बात करें दोस्तों ब्रोंकाइटिस। क्या नाम है? ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस को श्वसन शोथ भी कह सकते हो। कारण क्या है कि जो हमारी ब्रोंकस जो है ना, कि ये जो श्वसन नली है ये आगे जाकर के ब्रोंचियोल में जो बदल जाती है, तो यहां पर क्या है कि स्वेलिंग कर जाता है। तो इस बीमारी को कहते हैं ब्रोंकाइटिस या श्वसनी शोथ कहते हैं। और लास्ट जो आखिरी जो बीमारी है आपके व्यावसायिक रोग है ना, व्यावसायिक
विकार या रोग। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार का व्यापार या बिजनेस करते हो जो कहीं ना कहीं रूई से संबंधित हो, किसी ना किसी बजरी के खान वगैरह जो खानों में जो काम करते हैं, वहां के जो लोग होते हैं उनके शरीर में वो जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे जम जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये विकार कब होता है? ये विकार होता है दोस्तों खनिजों की खादानों में, खनिजों की खादान में काम करने वाले श्रमिक, या और बात करें रुई आदि है ना, रुई के कारखाने आदि में काम करने वाले जो भी श्रमिक उनके अंदर क्या होता है दोस्तों कि वो जो पार्टिकल है, जैसे रुई का पार्टिकल हो गया, मिट्टी धूल के पार्टिकल हो गए, वो जम जाते हैं। तो ऐसी बीमारी को व्यावसायिक विकार। और ध्यान रखना दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है आपकी सिलिकोसिस या एबेस्टोसिस, है ना। तो ये जो बीमारियां हैं ये पर्टिकुलर उन व्यक्तियों में होगी दोस्तों जो खदानों में काम करते हैं, है ना, जो बजरी की खान मान लीजिए, या बड़े बड़े जो माइंस हैं वहां जो काम करते हैं, तो उनकी बॉडी में नाक के थ्रू बॉडी के अंदर वो चल जाते हैं हमारे फेफड़ों में। तो उनके अंदर जो बीमारी है वो आपके व्यावसायिक विकार कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका ये जो चैप्टर है श्वसन, है ना, और गैसों का जो विनिमय है, ये फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर को आपने अच्छे से एंजॉय किया है, आपको समझ में आया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।